Hello everyone, welcome to our YouTube channel Civil Service Education, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 31 दिसंबर 2020। ये इस साल का 2020 का आखिरी करंट अफेयर्स है। आशा करते हैं कि 2021 हम सब के लिए अच्छा हो, हम सब के लिए सक्सेस लाए और बहुत सारी खुशियां लेके आए। नया साल से बहुत सारी नई कंटेंट्स आएगी चैनल पे, जैसे कि कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आएंगी, एनसीईआरटी बुक एनालिसिस आएंगी और भी बहुत कुछ आएंगी। तो अगर आपको ये सब कुछ फॉलो करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कंटेंट्स जो भी आएंगे सबको लाइक जरूर कीजिए। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, फार्मर्स सेंटर रीच अग्रीमेंट ऑन 2 issues. Protesting farmers and central ministers have reached an agreement on the decriminalization of stubble burning and safeguarding power subsidies. So, जो स्टबल बर्निंग की जा रही है उसको डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया, मतलब स्टबल बर्निंग जो भी करेगा उसे क्रिमिनल माना जाएगा। और पावर सब्सिडीज के पावर जो पावर करंट होते हैं उसके ऊपर जो सब्सिडीज दी जा रही है उसको सेफ गार्ड किया गया है। सो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स और सेंट्रल मिनिस्टर के बीच में ये 2 इश्यूज पे अग्रीमेंट की गई है, ये 2 इश्यूज के ऊपर अग्रीमेंट हुआ है। स्टिल प्रोटेस्टिंग फार्मर्स का मेन इश्यू है, मेन प्रॉब्लम जो है वो है जो 3 रिफॉर्म लॉज आई है, जो 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉज आई है वो, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लीगल गारंटी। ये 2 मेन इश्यूज है और इम्पोर्टेंट इश्यूज है। प्रोटेस्ट फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन दोनों चीजों के लिए ही कर रहे हैं। फिलहाल 2 चीज और ऐड कर दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो है स्टबल बर्निंग को डीक्रिमिनलाइजेशन करना और पावर सब्सिडीज को सेफगार्ड करना। सो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ स्टबल बर्निंग हो चुकी है और पावर सब्सिडीज सेफगार्डिंग भी हो चुकी है। 2 out of 4 issues of the negotiating table during their final rounds of talks for the year. So इस साल 2 ही इश्यूज को ठीक किया गया है, जो अग्रीमेंट किया गया है। अगले साल जनवरी 4 में एक और मीटिंग रखा गया है और वो मीटिंग में 2 बहुत बड़ी डिमांड्स की बात होगी। एक है रिपीलिंग ऑफ 3 मार्केट रिफॉर्म लॉज, जो 3 लॉ निकाली गई है वो 3 लॉ को हटाने की बात होगी, एंड लीगल गारंटी फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फार्म प्रोडक्ट्स। फार्म की जो प्रोडक्ट्स होगी, जितने भी प्रोड्यूस की गई प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लीगल गारंटी होना चाहिए, ये फार्मर्स का दावा है। अगर ये मान लिया गया तो फिर प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगी, यही चाहते हैं वो लोग। अगर ये नहीं माना गया तो फार्मर्स का ये कहना है कि ये प्रोटेस्ट हमेशा चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। सो द डेडलॉक कंटिन्यूज ऑन 2 biggest डिमांड, repeal of 3 farm market reform laws and legal guarantee of minimum support price। ये 2 चीज बाकी है और ये 2 चीजों के ऊपर डिस्कशन होगी जनवरी 4 को, जो नेक्स्ट मीटिंग है। नेक्स्ट, 14 more persons test positive for new variant of coronavirus. A total of 20 persons, 14 on Wednesday, have been found with a mutant variant of SARS-CoV-2 virus reported from the United Kingdom, the health ministry confirmed on Wednesday. So, Tuesday तक 6 जन को ये नया कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है, जो कोविड-2 कहा जा रहा है, कोविड-2 6% को हुआ था, जो यूके से इंडिया आई हुई थी, 6 जन में पाई गई थी। वेडनेसडे को और 14 जन में ये पाई गई है, ये न्यू वायरस 14 जन में पाई गई है, तो टोटल 20% हो गई है। ये 20% यूनाइटेड किंगडम से इंडिया में आए थे और उनको ही ये न्यू वायरस हुआ है। सो दीज इंक्लूड्स द 6% रिपोर्ट अर्लियर, 3 in निमहांस बेंगलुरु, 2 in CCMB हैदराबाद एंड 1 in NIV पुणे। तो जो 6 रिपोर्ट पाई गई थी, 3 निमहांस बेंगलुरु के जो इंस्टीट्यूट है वहां पे 3 जन की रिपोर्ट टेस्ट की गई थी, CCMB इंस्टीट्यूट हैदराबाद में 2 की गई थी और NIV इंस्टीट्यूट पुणे में 1 की गई थी। तो यहाँ से ये
जितने भी पाए गए थे ये 6 यहाँ से पाए गए थे. इन ऑल 107 सैंपल्स वर टेस्टेड इन 10 लैब्स. तो 10 लैब में 107 सैंपल टेस्ट की गई थी और ये 6 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी न्यू वायरस के साथ. तो अब देखा जा रहा है कि अब वो 6 से 20 हो गया, 14 एक्स्ट्रा और भी न्यू वायरस मिला है. In the last 24 hours, 20,549 persons were found to be COVID-19 positive in the country. During the same period, 26,572 new recoveries were reported, registering a drop in the active case load. So, जहाँ पे नया वायरस उभर के आ रहा है 20% को हो चुका है, वहीं पे कोविड-19 जो पुराना वायरस है वो देखा गया लास्ट 24 आवर्स में 20,549 पीपल को हुआ है इंडिया में. और रिकवरी रेट जो रिकवर्ड हुए हैं वो है 26,572. लास्ट 24 आवर्स में 26,500 से ज्यादा इंसान रिकवर की गई है. इंडिया ऑल्सो रिपोर्टेड 286 केस फेटलिटीज इन पास्ट 24 आवर्स. पास्ट 24 आवर्स में 286 डेथ भी रिकॉर्ड की गई है इंडिया में. सो ये निम्हांस, सीसीएमबी, एनआईवी, ये सब का फुल फॉर्म क्या है? सबका फुल फॉर्म है, निम्हांस का फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस. ये इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में लोकेटेड है. सीसीएमबी इज द सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ये हैदराबाद में लोकेटेड है. एंड एनआईवी इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी. वायरोलॉजी जो कि पुणे में है. Next, India-UK flights to remain suspended till January 7th. Ministry of State for Civil Aviation Hardeep Puri on December 30th said that the suspension of flights to and from United Kingdom has been extended till January 7, 2021. So, Civil Aviation जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है हरदीप पुरी, उन्होंने कहा था कि इंडिया और यूके के बीच में जो फ्लाइट्स है वो जनवरी 7 तक सस्पेंड रहेगी. द रेस्ट्रिक्शन विल नॉट अप्लाई टू इंटरनेशनल ऑल कार्गो ऑपरेशंस एंड फ्लाइट स्पेसिफिकली अप्रूव बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन. सो जितने भी कार्गोज आती है, मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स आते हैं बाहर से, जो कार्गोज आते हैं, सामान आते हैं, वो सब चलता रहेगा, उसमें कोई पाबंदी नहीं होगी. और स्पेशल फ्लाइट्स जो होती है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो जिस फ्लाइट को परमिशन देगी, सिर्फ वही फ्लाइट्स आ सकती है. बाकी पब्लिक फ्लाइट जितनी भी है सब बंद रहेगी. नेक्स्ट, यूके अप्रूव्स ऑक्सफोर्ड वैक्सीन. AstraZeneca's COVID-19 vaccine has been approved for emergency supply in the United Kingdom, with the first doses been released on Wednesday, so that vaccinations may begin early in the new year, the company said in a statement on Wednesday. So, इंडिया का एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड ऑक्सफोर्ड ने मिलकर बनाया, वो वैक्सीन को यूके में अप्रूव कर लिया गया है और इमरजेंसी सप्लाई के लिए भी दे दिया गया है. और ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट डोज बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, न्यू ईयर के अर्ली न्यू ईयर में ही स्टार्ट की जाएगी. This is significant for India as the Pune-based Serum Institute of India has tied up with AstraZeneca to deploy the vaccine in the country. So, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड ऑक्सफोर्ड ने मिलकर ये टाई अप किया था एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को. एस्ट्राजेनेका के साथ जो टाई अप किया था ये वैक्सीन को डिप्लॉय करने के लिए. फिलहाल इंडिया में इसका डिप्लॉयमेंट होना बाकी है, परमिशन मिलना बाकी है. Next is the Cabinet Committee of Economic Affairs note for 3 infra projects. The Cabinet Committee on Economic Affairs on Tuesday approved 3 infrastructure proposals with 7,725 crore rupees for setting up greenfield industrial cities with connectivity to major transportation corridors such as eastern and western dedicated freight corridors, expressways and national highways. So, the Cabinet Committee on Economic Affairs ने 3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल के लिए एक्सेप्ट किया है, अप्रूव किया गया है, जो है ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज.
ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज बनाई जाएगी, जिसको बनाने में 7,725 करोड़ रुपीस का कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट लगेगा। और ये सब सिटीज कनेक्ट रहेगी मेजर ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स के साथ, मतलब जितने भी मेजर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है ये सिटीज ज्वाइंट रहेगी इसमें, जैसे कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर्स, मतलब अगर द वाटरवेज हो या फिर एयरवेज हो या रेलवेज हो, ये हर चीज ये सिटी के साथ कनेक्ट रहेगी। फिर एक्सप्रेस वेज एंड नेशनल हाईवेज, तो ये सिटीज जहां भी बनेगी वो हर एक रोड से कनेक्ट होगी, मतलब इजीली वहां से आप लोग ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। द थ्री प्रोजेक्ट्स, तो ये थ्री प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ होने वाली है? The three projects proposed by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade include construction of various trunk infrastructure components for the Krishnapatnam industrial area in Andhra Pradesh, with an estimated cost of the project of 2,139.44 crore rupees. So, जो पहला ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट जहां पे किया जाएगा वो है कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया में होगा, और उसका कॉस्ट होगा, वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा 2,139.44 करोड़ रुपीस। उसके बाद तुमाकुरु इंडस्ट्रियल एरिया इन कर्नाटका with an estimated cost of rupees 1,701.81 crore, and multimodal logistic hub and multimodal transport hub at Greater Noida in Uttar Pradesh with an estimated cost of 3,883.8 crore rupees. तो ये तीन प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल किया गया है और ये तीन प्रोजेक्ट्स की जाएगी। Next, Cabinet gives approval for Akash missile export. As part of exports to boost defense export, the Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, on Wednesday approved the export of the indigenously developed and manufactured Akash short-range surface-to-air missile SAM system. So जो surface to air missile होती है, जो अगर आप ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दो, लगा दो, तो आपके ऊपर से जो भी एनिमी एयरक्राफ्ट जाएगी, मतलब जो एयरक्राफ्ट आपकी ना हो, एनिमी की हो, तो वो एयरक्राफ्ट को सैम सिस्टम जो है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल, ये मिसाइल उस प्लेन को लॉक कर लेगी और उसे उड़ा देगी। तो ये ज्यादातर यूज होता है जो कि रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होती है, हर एक कंट्रीज की एक एक रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होती है जहां पे किसी का जाना अलाउ नहीं होता, जिसके ऊपर से प्लेन का गुजरना भी अलाउ नहीं होता। अगर वैसे एरियाज में कोई भी अननोन एयरक्राफ्ट दिखा तो फिर उसे ये सरफेस एयर मिसाइल लोकेट कर लेगी और उस पर मिसाइल छोड़ देगी। सो ये जो आकाश शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसके एक्सपोर्ट के लिए अप्रूवल की गई है, जो दूसरे कंट्री में ये एक्सपोर्ट की जाएगी। It also approved the high-level committee formed to expedite clearance of such exports. Beside Akash, there was interest coming in for other major platforms such as the coastal surveillance system, the radars, and air platforms. The defense ministry said. So defense ministry का कहना था कि आकाश के अलावा कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम, रेडार्स एंड एयर प्लेटफॉर्म्स, इन सभी के लिए भी एक्सपोर्ट इंटरेस्ट आई है। फॉर फास्टर अप्रूवल ऑफ एक्सपोर्ट फॉर सच प्लेटफॉर्म्स, a committee comprising the defense minister, the external affairs minister and the national security advisor had been created. तो एक कमिटी तैयार की गई है डिफेंस मिनिस्टर की, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये तीनों की एक कमिटी बनाई गई है जो ये एक्सपोर्ट्स को लेके देखेगी। ये एक्सपोर्ट्स में इन लोग ये देखेंगे कि एक्सपोर्ट सही से किया जा रहा है कि नहीं, और एक्सपोर्ट ठीक से हो जाए, उनके ऊपर ये तीनों नजर रखेंगे। नेक्स्ट, facial recognition technology law yet to catch up. There are currently 16 different facial recognition tracking system in active utilization by various central and state governments
across India for surveillance, security, or authentication of identity. So बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये फेशियल रिकॉग्निशन ट्रैकिंग सिस्टम यूज की जाती है, जो कि सर्वेलेंस, सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन ऑफ आइडेंटिटी के लिए यूज की जाती है. तो फिलहाल अब तक 16 डिफरेंट फेशियल रिकॉग्निशन ट्रैकिंग सिस्टम यूज की जा रही है. Another 17 are in process of being installed by different government department. तो और भी 17 फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अब इंस्टॉल की जा रही है जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होगी. While the FRT system has seen rapid development by multiple government departments in recent times, there are no specific laws or guidelines to regulate the use of this potential invasive technology. So, ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है ये मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज की जा रही है, लेकिन ये सिस्टम का कोई भी स्पेसिफिक लॉज और गाइडलाइंस नहीं है और इसे पोटेंशियली इन्वेजिव टेक्नोलॉजी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक इंसान की आइडेंटिटी के अंदर इन्वेसिव हो रही है, उस इन्वेजन कर रही है. एक इंसान की आइडेंटिटी को उसके जाने बगैर उसके डेटा जान रही है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए, मेरे पास फेशियल रिकॉग्निशन ट्रैकिंग सिस्टम है और मैं आसपास के जितने भी लोग आते हैं जाते हैं, हम उन सब के फेस रिकॉग्निशन करके उनकी डेटा को डेटाबेस से ऑब्वियसली डेटाबेस से कनेक्ट होती है, हम उनकी डेटा ले रहे हैं, तो दैट इज इलीगल. तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है और इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक लॉज या गाइडलाइंस या लिमिट टू यूज रखना चाहिए, ताकि कोई भी गंदे हाथों पे ये ना पड़े और कोई भी इसका फायदा ना उठा सके. सो देयर शुड बी सम लॉज एंड गाइडलाइंस टू यूज दिस facial recognition tracking system. Next, current account surplus moderates to $15.5 billion in quarter 2. India's current account surplus moderated to $15.5 billion in the second quarter of 2020-21 from $19.2 billion in the preceding quarter on account of a rise in the merchandise trade deficit, according to the Reserve Bank of India. सो इंडिया का करंट अकाउंट प्रॉफिट है जो मॉडरेटेड हुआ है वो है $15.5 बिलियन सेकेंड क्वार्टर, जो कि प्रीसीडिंग क्वार्टर से थोड़ा कम है, लेकिन 19.2 बिलियन था, ये 15.5 बिलियन है. द करंट अकाउंट सॉ अ डेफिसिट ऑफ 7.6 बिलियन इन द ईयर अगो क्वार्टर. सो पिछले ईयर से $7.6 बिलियन का डेफिसिट देखा गया है. डेफिसिट मीन्स लॉस देखा गया है. A current account surplus arises when the value of import is less than the value of export. तो current account profit कब होता है? जब value of import is less than value of export. जब value of import value of export से less होता है. A current account deficit arises when the value of import is greater than value of export. और current account deficit कब होता है? जब imports exports से ज़्यादा great होता है. As a percentage of GDP, the current account surplus was lower at 2.4% in the July-September quarter against 3.8% in April to June quarter. So, अगर इसका परसेंटेज देखा जाए as a GDP, तो करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट प्रॉफिट जो है वो 2.4% लोअर पाया गया है जुलाई और सितंबर 2020 क्वार्टर में, जो कि अप्रैल और जून क्वार्टर में 3.8% था, उससे 2.4% कम है. नेक्स्ट, सेंटर्स फोकस ऑन रूरल इंफ्रा टू बूस्ट लोकल स्टील डिमांड. टाटा स्टील is optimistic about the demand for steel in India in 2021, said its CEO and MD TV Narendran in a year ended letter to employees on Wednesday. So, टाटा स्टील के सीईओ एंड एमडी उन्होंने ये कहा कि टाटा स्टील बहुत ही ऑप्टिमिस्ट है, जो इंडिया में स्टील की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और 2021 में टाटा स्टील और ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करेगी इंडिया में. सो फर्स्टली
we are seeing an inflow of funds from across sectors and an uptick in the overall consumption. So firstly ये देखा जा रहा है कि इनफ्लो ऑफ फंड्स अदर सेक्टर्स से फंड की इनफ्लो आ रही है, ठीक है. उसके बाद हम लोग ओवरऑल कंजम्पशन के ऊपर नजर रखेंगे. सेकेंडली, द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू improving infrastructure coupled with the Atmanirbhar Bharat policy and the production linked initiative are bound to further boost the money inflow in the system. So सेकेंडली, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो आत्मनिर्भर पॉलिसी या फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव लाई गई है, वो मनी इनफ्लो को, सिस्टम के अंदर जो मनी इनफ्लो होगी और जो मनी आएगी उसको और ज्यादा बूस्ट करेगी. तो इसके बाद ही टाटा स्टील और भी ज्यादा स्टील प्रोवाइड कर सकती है 2021 में. नेक्स्ट, चाइना सेट टू लॉन्च थर्ड एयरक्राफ्ट carrier in 2021. The launching of China's third and largest aircraft carrier is likely to take place next year, state media in China reported on Wednesday, with a renewed push to take forward military modernization plans amid a number of territorial and maritime disputes. So, China का वैसे ही बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल और मैरिटाइम डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, और भी कंट्रीज के साथ चलता होगा. सो इसके बीच चाइना ने अपने मिलिट्री को और भी ज्यादा मॉडर्नाइज करने का प्लान किया है और ज्यादा मॉडर्नाइज किया जा रहा है. सो चाइना ने अपना थर्ड और सबसे लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करने का सोचा है नेक्स्ट ईयर में सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, जो शिप होती है, वो लॉन्च किया जाएगा चाइना की तरफ से. चाइना 1 year ago launched its second aircraft carrier, the Shandong, which was the first to be built at home. It joined the Liaoning, which was developed by the retrofitting a Soviet-era cruiser and commissioned in 2012. So, चाइना का सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था लियाओनिंग, जो कि सोवियत एरा क्रूजर है और कमीशन किया गया था 2012 में. सो वो सोवियत यूनियन का क्रूजर है. और नेक्स्ट सेकंड एयरक्राफ्ट जो चाइना ने बनाया था वो है शैंडोंग, जो उनके चाइना में ही बनी थी, फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो चाइना में खुद बनाया था, और अब बन रही है चाइना की थर्ड और लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर. सो 2 larger aircraft carriers are being built at the Jianing shipyard near Shanghai, the first of which is likely to be launched 2021. So दो सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाई गई है, जिसमें से एक 2021 में लॉन्च की जाएगी. The Communist Party run Global Times report on Wednesday. This means it could be commissioned into service and be combat ready by 2023. तो ये कहा जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर को 2023 तक कमीशन कर दी जाएगी और ये कॉम्बैट के लिए रेडी हो जाएगी, मतलब वॉर हो या फिर कुछ भी लड़ाई हो उसके लिए रेडी की जाएगी. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डेज, और 31 दिसंबर का एक इम्पोर्टेंट है, दैट इज न्यू ईयर्स ईव. ये न्यू ईयर ईव है, 31 दिसंबर है, कल नया साल होगा, 2021 होगा. सो आप सभी को पहले से ही एडवांस हैप्पी न्यू ईयर. आप सब खुश, आप सब सक्सेस हो लाइफ में, और जितने भी बाधाएं आए मिल के उसके खिलाफ लड़ेंगे और उसके अगेंस्ट जाएंगे, एंड सक्सेस को भी अचीव करेंगे एंड हैप्पीनेस को भी अचीव करेंगे, और हेल्थ के सिस्टम को भी सही रखेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, इफ यू आर कंटिन्यूइंग टू सी मोर स्ट्रेस देन सक्सेस, it means your focus is more on the problems than the solutions. Set goals and focus on how you can make these goals your reality. So, आज के लिए ये कोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड आज के लिए ये कोट बहुत ज़्यादा परफेक्ट भी है, क्योंकि कल से न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगी, और न्यू ईयर में हम लोग क्या करते हैं, न्यू ईयर में हम लोग एक गोल सेट करते हैं कि ये साल मुझे ये करना है, ये साल मुझे ये करना है, ये बनना है गोल से. सो हम जब भी सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो एक स्ट्रेस ये भी होता है कि हम वो कैसे अचीव करें. लेकिन अगर आप
ये देखते रहे कि आपका स्ट्रेस आपके सक्सेस से ज्यादा हावी हो रहा है आपके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा हावी हो रहा है, तो यही सोच लेना कि आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप प्रॉब्लम की सोल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। सो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। अगर हम प्रॉब्लम्स को ही लेके थिंकिंग करते रहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली हमें स्ट्रेस होती रहेगी। हमें सोल्यूशन, अगर हमने सोल्यूशन नहीं ढूंढा तो हम वो स्ट्रेस से निकल नहीं पाएंगे और सक्सेस की तरफ नहीं जा पाएंगे। सो प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी, प्रॉब्लम्स को भुला के सोल्यूशन निकालना है, देन हमारी स्ट्रेस जो है वो कम होगी। सो हमें गोल सेट करना है, गोल्स को सेट करो, गोल्स के ऊपर फोकस करो कि वो गोल्स को हम रियलिटी में कैसे बना सके। उस गोल्स को हमें रियलिटी बनाना है, वो सिर्फ ड्रीम नहीं रखना, उसे रियलिटी बनाना है। सो हमें उस पर फोकस करना चाहिए, प्रॉब्लम्स पे नहीं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।